पार्ट में यहाँ पे ही करवाने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। एम आई विजिबल टू एवरीवन? यस यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए हमने जो टॉपिक जहाँ पे छोड़ा था उसी से स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास विद ऑक्सीजन ये हम देख रहे थे, ये हमने देख लिया था। इसी को फिर से एक बार दिखा देते हैं। विद ऑक्सीजन गैस से, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से सोडियम और पोटेशियम का तो सबको याद हो गया होगा। ये क्या है, ये क्लास के वो दुबी बच्चे हैं जो कभी भी बैठ ही नहीं सकते हैं। तो दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। आपको सिर्फ और सिर्फ इनको गैस एयर में हवा में लेके ही आना है कि दे विल रिएक्ट ऑल बाय देमसेल्फ। ये अपने आप ही रिएक्ट करके Na2O और K2O बना लेंगे। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड। पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्या जनरल इक्वेशन क्या है? मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू गिव मेटल ऑक्साइड, ठीक है। बोलो तो ये लिख देते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ये आपको बेसिक डेफिनेशन इनकी याद होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों की रिएक्शन की अगर हम बात करें, रिएक्टिविटी, तो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बात करी मैग्नीशियम की। ये जो मैग्नीशियम होता है, ये हमने देखा था कि जब इसको हम बर्न करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो इट बर्न विद द वाइट डेजलिंग लाइट से बर्न करता है। वाइट डेजलिंग लाइट, ठीक है। और जो रिमेन बचता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो कैसा कलर का होता है? वो भी एक वाइट ऐश होती है। बार बार रिपीट करा रही हूँ सो दैट हर बार एक बच्चे को याद हो गया तो दूसरे बच्चे को भी याद हो जाए, ठीक है। सो आई होप आप लोग को लर्न होता जा रहा है। फोर्थ अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ, तो एल्यूमिनियम के साथ क्या है? एल्यूमिनियम को जब आप ऑक्सीजन में लेके आते हो तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड खुद ही बना लेता है, ठीक है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर एक तो खुद ही फॉर्म कर लेता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर ये खुद फॉर्म करता है Al2O3, जिसको हमने आपको क्या बताया था? इट इज कॉल्ड अ प्रोटेक्टिव लेयर। होता क्या है? ये तुम्हारा एल्यूमिनियम का बॉक्स है। इस एल्यूमिनियम के बॉक्स के ऊपर जो एल्यूमिनियम के सरफेस पे जो एल्यूमिनियम के एटम्स हैं, एल्यूमिनियम्स के ये जो एटम्स जो कि सरफेस पे प्रेजेंट हैं, ये नेचर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और ये अंदर वाले जो एल्यूमिनियम के एटम्स हैं उनके लिए खुद को कुर्बान कर देंगे। दीज सरफेस एटम्स विल गिव कुर्बानी, ठीक है। ये क्या देंगे? कुर्बानी देंगे। कैसे? बाय फॉर्मिंग Al2O3। तो उन्होंने खुद की तो कुर्बानी दे दी, बट अंदर वालों को क्या कर लिया? इनसाइड एटम्स को प्रोटेक्ट कर लिया। तो ये डायग्राम के साथ तुम भी बना लो, ठीक है। इस तरीके से याद करने में आसानी रहती है, ठीक है। तो ट्राई टू अप्लाई दिस टेक्निक। तुम भी कुछ ऐसा कर सकते हो तो तुम भी करना। तो अंदर वालों को प्रोटेक्ट किया कौन से? सरफेस के एटम ने। कैसे? बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर। तो सबसे पहले जब एल्यूमिनियम को आप बर्न करना चाहते हो ऑक्सीजन में, तो सबसे पहले तो ये लेयर हटेगी, फिर ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Al2O3 फर्दर बनाएगा, ठीक है। ये वाला रिएक्शन तो इटसेल्फ कैसे हो रहा था? अपने आप, ठीक है। Al का ऑक्सीजन में रखने से ही ये रिएक्शन अपने आप हो गया था, प्रोटेक्टिव लेयर वाला। इसके अंदर आपको बर्न करने के लिए पहले तो ये लेयर को रिमूव करो सैंड पेपर से, फिर ये रिएक्शन करो, ठीक है। तो ये इसका जो रिएक्शन होता है, अगर हम ये चार हमने रिएक्शन कराए, ये रिएक्शंस तो होते हैं हाईली वायलेंट, ठीक है। हाईली वायलेंट मतलब आग ही लग जाती है। दे आर वेरी विगरस रिएक्शन। मैग्नीशियम इनसे कम होता है, लेस देन दीज टू। और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से भी कम होता है। एल्यूमिनियम का जो रिएक्शन होता है वो इससे भी कम वायलेंट होता है, स्लो होता है। क्यों? क्योंकि पहले तो वो ऑक्सीजन की लेयर को रिमूव करता है और फिर वो बर्न करना स्टार्ट करता है। क्यों? क्योंकि अंदर वाले तो क्या है? प्रोटेक्ट हो रहे हैं ना।
तो ये पहले हटेगी लेयर, तो ही तो ये वाले एक्सपोज होंगे, ऑक्सीजन से बर्न करने के लिए रेडी होंगे। तो आपको पहले ये ब्लैक वाले एटम्स की लेयर को, जो कि Al2O3 बन चुका है, उसको रिमूव करना पड़ेगा, और फिर अंदर के एटम्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे, तो Al2O3 का रिएक्शन स्टार्ट होगा। समझ रहे हो क्या आप मेरी बात? मैं क्या कहना क्या चाह रही हूँ कि Al ऑक्सीजन से रिएक्ट करने में थोड़ा सा पिछड़ क्यों गया है, इस Al2O3 की ऑलरेडी जो लेयर है उसके कारण। तो पहले वो रिमूव करो और उसके बाद रिएक्शन होगा। अगर रिमूव नहीं कर रहे हो तो पहले वो रिमूव होगी स्लोली और उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होगा। दैट इज द रीजन एल्यूमिनियम थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। आगे बात करते हैं आयरन की। आयरन जिस कलर से मैंने लिखा है ना, आयरन के साथ यही होता है। आयरन को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना चाहते हो तो सबसे पहले तो ये खुद क्या हो जाएगा, ये रेड हॉट होके ग्लो करने लग जाएगा। इट विल ग्लो। आपने देखा है क्या? इसको कहाँ पे देखते हैं? जितनी भी आपकी जो लोहे की दुकानें होती हैं जहाँ पे वेल्डिंग का काम होता है, वो एक लाइट तड़ वाली निकलती है ना, वो एक प्रोटेक्शन मास्क भी पहनते हैं अपने सामने और उसके बाद वो वेल्डिंग करते हैं, लोहे को पिघलाते हैं। तो पहले लोहा पिघलने से पहले ये रेड हॉट होता है। तो जब आप इसको हीट देते हो तो दिस आयरन विल कन्वर्ट इनटू रेड हॉट ग्लो। इट विल ग्लो और ये ब्राइट ग्लो हॉट लाइट देगा, रेड कलर का हो जाएगा। और फिर ये ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, Fe3O4। इसका नाम क्या है? मैग्नेटिक ऑक्साइड। बच्चे लोग, ये मैग्नेटिक ऑक्साइड क्या है? इट इज अ मिक्सचर। इट इज अ मिक्सचर। ये मिक्सचर है किसका? FeO और Fe2O3 का। मतलब एक्चुअली में ये कोई कंपाउंड नहीं है, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत ही मुश्किल से होता है और होने के बाद भी एक मिक्सचर फॉर्म करता है आयरन ऑक्साइड और आयरन फेरस और फेरिक ऑक्साइड्स का, जिसको हमने दोनों को मिला के इस मिक्सचर को लिखा है Fe3O4। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज मैं बता देती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चे कुछ बिल्कुल टू द पॉइंट नॉलेज गेन करने में बिलीव करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा, तो उनके लिए मैंने ये चीज़ बताई है। क्या ये बात समझ में आती है अब? ठीक है, अभी तक एक्स्ट्रा यही था और सब कुछ टॉपिक से रिलेटेड, NCERT से रिलेटेड था। फिर हमने बात करी कॉपर की। कॉपर की बात हमने लास्ट क्लास में भी करी थी, अभी भी करते हैं। कॉपर भी बहुत स्लोली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, क्योंकि ये कम रिएक्टिव होता है। और इनफैक्ट जब आप रिएक्ट भी करवाते हो ना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसको बर्न भी करते हो ना, तो ये क्या करता है, ये जो कॉपर होता है, इस कॉपर के ऊपर एक काली लेयर बन जाती है, ब्लैक लेयर, ठीक है। जब मैं इसको बर्न कर रही हूँ ना कॉपर को, तो इस कॉपर के ऊपर एक ब्लैक लेयर फॉर्म हो गई है। ये ब्लैक लेयर क्या है? CuO। तो आप भी ये डायग्राम बना लो। डायग्राम जितना विजुअलाइज करोगे चीज़ों को, उतना ज़्यादा आसान होगा आपके लिए याद करना। तो जब आपने इसको रिएक्ट कराया, बहुत ही स्लो रिएक्शन था। प्रोलॉन्ग हीटिंग इसको बोलते हैं, बहुत देर तक हीट को देना। प्रोलॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी, हीट करना पड़ेगा कॉपर को। उसके बाद भी सिर्फ ये ऊपर एक काली लेयर जमा देगा कॉपर ऑक्साइड की। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग विद कॉपर व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो अभी की जो नॉलेज के बेसिस पे अगर मैं अरेंज करना चाहूँ, तो जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं कि सोडियम और पोटेशियम, तो मैंने क्या बोला, लगभग बराबर ही होते हैं। फिर इनके बाद मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर क्या था, प्रोटेक्टिव लेयर थी। तो पहले वो हटेगी तो फर्दर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करना चालू करेगा, तो रिएक्शन क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया। मैग्नीशियम के साथ तो फटाफट वो लेयर हट जाती है और ये वाइट लाइट देना चालू कर देता है, ठीक है। इसके बाद हम और जिंक की अभी बात नहीं करी, बट जिंक उससे भी कम होता है, आयरन उससे भी कम होता है। आयरन को आपने देखा ना, सिर्फ एक मिक्सचर बना के छोड़ देता है। और Cu तो क्या करता है, Cu तो सिर्फ ऊपर ही प्रोटेक्टिव लेयर ले रहा है, ठीक है। तो तुम याद करो, ये वैसे तो हम याद कर चुके हैं, ये कौन सी रिएक्टिव सीरीज बनेगी, कनाका मांगे ऑल जिंक फिर पब ही क्यों, ठीक है। तो धीरे धीरे हम सीरीज पे आ जाएंगे और हम पब ही क्यों की बात करें, लेड गोल्ड सिल्वर,
अरे लेड गोल्ड सिल्वर तो ऑक्सीजन में जला दो तो भी नहीं जलते, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, वैसे तो ऐसा कुछ पुराने ज़माने में कई बार क्या एक इंफॉर्मेशन सी बता रही हूँ। पुराने ज़माने में जब किसी लेडी की डेथ होती थी, मैरिड लेडी की डेथ, तो समटाइम उसको पूरी ज्वेलरी के साथ ही जला दिया जाता था। तो जब उसकी बॉडी पूरी जल चुकी होती थी फिर भी पूरा का पूरा सोना मिलता था, बिकॉज सोना तो बर्न ही नहीं होता, अभी से बताया। ठीक है, तो आप वो गोल्ड जो बचता था फिर वो कोई भी ले लेता है कि इनफैक्ट जहाँ पे भी उसको जलाया है वो जो उसकी रखवाली करते हैं उस जगह की, वो लोग ले सकते थे। ठीक है, तो दिस वाज द ट्रेंड जो अब कोई फॉलो नहीं करता है, बट मैं आपको बता रही हूँ। तो ये एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि इस एग्जाम्पल के बेसिस पे आप याद कर रख सकते हो कि गोल्ड और सिल्वर को जलाने के लिए भी, मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी नहीं जलते हैं। तो इनको डिसमेंटल करने के लिए, इनको पिघलाने के लिए आज हम बात करेंगे एक सोल्यूशन जिसका नाम होता है एक्वा रीजिया। ठीक है, जिसको नोबल वाटर भी कहते हैं। ठीक है, तो आई विल टेल यू कि वो क्या होता है। उसके अंदर आप गोल्ड को, प्लैटिनम को पिघला सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्या ये सब बच्चों को क्लियर है? यस, जल्दी से मुझे रिप्लाई करेंगे यस मैम, नो मैम बोल के। यस मैम। ओके, हम मैं मेरा सीरियसली कह रही हूँ, दिस ईयर माय टारगेट इज टू एवरीबडी शुड गेट 100 आउट ऑफ 100। मिनिमम मार्क्स 90 की लाइन में आने चाहिए, नहीं तो 100 में से 100 लेके आओ। तो फिर से देख लो, सोडियम और पोटेशियम को आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही लेके आओगे और वो जल जाएंगे, रिएक्शन होगा, इट विल बी हाईली वायलेंट, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसलिए दैट इज द रीजन वो हवा में भी नहीं रखते, उनको किस में रखते हैं, हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, बिकॉज दे आर वायलेंट, दे आर हाईली रिएक्टिव। मैग्नीशियम उससे कम रिएक्टिव, कम वायलेंट होता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होके व्हाइट ऐश देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से भी कम रिएक्टिव होता है क्योंकि उसके ऊपर Al2O3 की एक लेयर जम चुकी होती है जिसको हटाना पड़ता है, उसके बाद फर्दर ये रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है, ऊपर के एल्यूमिनियम के एटम्स क्या करते हैं, वो अपनी कुर्बानी देते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना के और अंदर के एटम्स को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज द रीजन आई यूज द वर्ड कुर्बानी, बिकॉज उन्होंने अंदर वालों को प्रोटेक्ट कर लिया, खुद ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गए। ठीक है, तो दे फॉर्म एन आर्मी। तो ये आर्मी के जैसे, आर्मी क्या करती है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसी तरीके से ऊपर के सरफेस के एटम ने आपको प्रोटेक्ट कर लिया, अपने एल्यूमिनियम के एटम्स को प्रोटेक्ट कर लिया। आयरन के बारे में बताया, आयरन को जब आप हीट दोगे, कंटिन्यूसली हीट देते जाओगे, वो गर्म होकर रेड हॉट ग्लो, ब्राइट ग्लो करने लग जाएगा और उसके बाद भी वो एक मिक्सचर बनाता है Fe3O4। इट इज नॉट अ कंपाउंड, इट इज अ मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3। उसके बाद हमने कॉपर की बात करी कि कॉपर को तो आपको प्रोलॉन्ग हीटिंग, बहुत देर तक हीट करना पड़ता है, उसके बाद जाके वो एक ऊपर एक काली लेयर बना लेता है, किसकी, कॉपर ऑक्साइड की, क्यूप्रिक ऑक्साइड की। इज दिस क्लियर? चलिए, आई होप मेरे स्टूडेंट्स को सबको लर्न भी हो गया होगा। हाँ जी मैम, आपने कहा था कि ये जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं ये सारे बेसिक इन नेचर होते हैं, तो मैम इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता क्या? नेचर सबका बेसिक होता है, बट वाटर सॉल्युबल सारे नहीं होते हैं। सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है, इनफैक्ट कुछ तो सॉल्युबल ही नहीं होते, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में बताया, बट दे ऑल आर बेसिक, दे ऑल आर बेसिक। हर एक एसिड से रिएक्ट करके बेस जो ऑक्साइड बन गया है, अगर ऑक्साइड बना है तो वो बेसिक नेचर का है। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, इसके अंदर मैंने कभी ये नहीं बोला एक्सेप्शन। ठीक है, इसमें मैंने हमेशा सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बोली, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, जिसको हमने देख लिया था, अब उसमें आपको याद क्या रखना है, एम्फोटेरिक वाला याद रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ूं, थोड़ा सा नया पढ़ लेते हैं, फिर बाद में रिकॉल करा दूंगी। और ओके, नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ठीक है, विद वाटर, पानी के साथ। किया था क्या लास्ट क्लास में? किया था क्या, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर लेके करवाया था क्या? ये भी करवा चुके हो क्या? ये भी पढ़ा दिया? हाँ हाँ, नहीं पर तो कम पढ़ाया था मेरे ख्याल से। हाँ, तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। ओके, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर।
तो सुनेंगे मेरी बात। पहले तो जनरल रिएक्शन लिखिए। मेटल्स जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो कुछ मेटल्स तो मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं। इधर ध्यान से सुनेंगे, सारे हाइड्रोक्साइड नहीं देते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस तो रिलीज करेंगे H2, और कुछ मेटल के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, देखेंगे हम कैसे, प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भैया ये क्या चक्कर है कि कुछ तो मेटल के हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड दे रहे हैं। अब है भाई, ऐसा ही है नेचर इनका, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। ठीक है, तो देखना स्टार्ट करें। मेटल जब पानी से रिएक्ट करता है, बहुत आराम से देखते हुए चलेंगे और लर्न करते हुए चलेंगे। मेरे पास क्वेश्चंस हैं, आई वांट टू डिस्कस दोस क्वेश्चन विद यू, तो हम पढ़ते हैं। चलिए, मेटल सबसे पहले, ये तो अब सब बच्चों को पता है कि भाई सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव। उद्यमी बच्चे क्या करेंगे, इनको तो भैया कोल्ड वाटर ही ला दो। ठीक है, ठंडा पानी, ना पानी को गर्म करना, ना रूम टेम्परेचर पे चाहिए, ये तो कोल्ड वाटर में ही आग लगा देंगे। ठीक है, आग लगाना बेसिकली दे विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जो इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है ना, लिख लेना स्टार मार्क करके, रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस, रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस विल कैच फायर, आग लग जाएगी हाइड्रोजन गैस में। हाइड्रोजन गैस जो बनी है उसमें आग लग जाएगी। द रिएक्शन विल बी सो वायलेंट, सो विग्रेस। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? सोडियम और पोटेशियम ने क्या किया, ठंडे पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ ही ये रिएक्शन करा के सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड बना दिए, प्लस उन्होंने हाइड्रोजन रिलीज करी, और वो जो हाइड्रोजन रिलीज करी उसमें भी आग लगा दी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं हम कैल्शियम की। कैल्शियम जो होता है वो लेस, ये जो रिएक्शन होता है, दिस रिएक्शन इज लेस वायलेंट रिएक्शन होता है कंपैरिजन टू सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, इसके लिए जो हमको पानी चाहिए रहता है वो रूम टेम्परेचर पे चाहिए रहता है, रूम टेम्परेचर का पानी, ठंडे पानी नहीं, रूम टेम्परेचर। और ये क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस H2O बनाएगा। अब ये जो H2 बनी है ये आग नहीं लगेगी, लेस वायलेंट है ना, सिंस इट इज लेस वायलेंट सो नो फायर, हाइड्रोजन गैस में आग नहीं लगेगी, तो क्या होगा, बबल्स। मैं तुम्हें ये देखो, पहले ये डायग्राम तुम्हें सिर्फ शो कर देती हूँ, उससे क्या होगा, फिर तुम ये डायग्राम तुम भी बना लेना और तुमको याद हो जाएगा। देखो, ये पहले तो तुम पानी ले लो, ये मैंने पानी लिया, और इस पानी के अंदर मैंने कैल्शियम का पीस ले ली, टुकड़ा तुम्हें रिप्रेजेंट कर रही हूँ। 2 पीसेस थे, एक तो घुल के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, जो एक पीस रह गया था, जब ये घुल गया पूरा, तो बेसिकली पानी में क्या बन गए, बबल्स बन गए, किसके, हाइड्रोजन के। ठीक है, ये छोटे छोटे जो बबल्स हैं ये किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं, इनमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। ये हाइड्रोजन के बबल्स ये स्टिक कर जाएंगे बची हुई कैल्शियम से, ये लो चिपक गए। अब ये क्योंकि हाइड्रोजन इनके अंदर फिल है, हाइड्रोजन इज लाइट इन वेट। आपके बलून जो होते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, जो हम सकरात पे यूजुअली यूज करते हैं, ऐसे छोटे बच्चों को तो कभी भी दिला देते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस, ये जो हाइड्रोजन गैस सिंस इट इज लाइट इन वेट, ये क्या करेगी, इस कैल्शियम को ऊपर लेके जाएगी, और क्या होगा, ये आपका कैल्शियम जो होगा वो यहाँ पे आके फ्लोट करने लग जाएगा। क्यों, ये हाइड्रोजन गैस स्टिक टू इट्स सरफेस। क्या ये बात समझ में आती है? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? डायग्राम सब लोग बनाएंगे। yes, ma'am. बबल्स क्या हैं, हाइड्रोजन के बबल्स हैं, थ्योरी में लिख रही हूँ। ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा था तो मुझे बताना। बबल्स, हाँ
मैम पिछले चैप्टर में देखा था कि जो H2 गैस है जब रिलीज होती है तो वो पॉप-अप साउंड से बर्स्ट होती है। तो भैया ये भी मैं आग के पास लाई नहीं ना इसको। पॉप साउंड हवा पानी में तो पॉप साउंड से पट 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 करके तो बाहर आएगी नहीं ना। तुम ये याद करो पिछले चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रिंग क्लोज टू द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, नॉलेज थोड़ी सी आधी रह गई तुम्हारी। तो ये हवा पानी के अंदर बबल्स फट पट 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 नहीं फटेंगे, तो उसके लिए आग चाहिए, ठीक है, बर्निंग मैच स्टिक नहीं है। सो बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म्ड, क्या फॉर्म होंगे, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म्ड, ठीक है, ये फॉर्म हो गए आपके। और ये गैस बबल्स थ्योरी लिख लेना, बबल्स स्टिक टू द सरफेस ऑफ बचा हुआ कैल्शियम एंड कैल्शियम floats on the surface of water, ठीक है। फ्लोट क्यों होने लगा, क्योंकि वो किसके साथ आ गया, हाइड्रोजन बबल्स के साथ। हाइड्रोजन बबल जाके उसकी सरफेस पे स्टिक हो गए और वो उसको कैल्शियम को ऊपर लेके आ गए पानी में। बताओ जरा, याद रख सकते हो ये चीज। तो अभी तक आपको देखो एक तरीका बताती हूँ, जो शुरू के हम 2-3 मेटल्स की बात करेंगे वो सब हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, उसके बाद जितने भी मेटल्स होंगे वो क्या बनाना चालू कर देंगे, वो आपका ऑक्साइड बनाना चालू कर देंगे, ठीक है। बढ़ूं मैं आगे, चलो। आई थिंक आपने फिगर भी ड्रॉ कर लिया है, लिख भी लिया है। यस मैम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करवाते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम पहली बात तो ठंडे पानी से रिएक्ट ही नहीं करती है, तो इसके लिए हमने पानी को गर्म किया, ठीक है। पानी को गर्म किया तो इसने MgO बनाया, MgOH होल्डोइज बनाया, H2 को रिलीज किया। ये रिएक्शन स्लो तो नहीं बोलो, लेस वायलेंट बोल लो, लेस वायलेंट था, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन में भी आग नहीं लगेगी, वही बबल फॉर्मेशन, फ्लोटेशन सब कुछ होगा। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, बबल फॉर्मेशन फ्लोटेशन। तो पूरी स्टोरी ऊपर वाली रिपीट होगी, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, फ्लोटेशन। कर लेंगे मैनेज, ठीक है। कैसे, वही मैग्नीशियम, बचे हुए मैग्नीशियम को पूरे स्टिक कर लेंगे सरफेस से और उसको लेके ऊपर आ जाएंगे। चलिए, मैग्नीशियम को अगर मैं हॉट वाटर की बजाय स्टीम से रिएक्ट कराती हूँ, स्टीम से जब मैं रिएक्ट कराऊंगी तो भाई ये क्या देगा, MgO दे देगा। दिस टाइम प्रोडक्ट इज गेटिंग चेंज्ड, गर्म पानी और स्टीम के अंदर प्रोडक्ट ही चेंज हो गया, जबकि रिएक्टेंट वही वाटर ही है। बट वाटर किस फॉर्म में है, गर्म ना होके स्टीम के फॉर्म में हुआ, तो उसने प्रोडक्ट ही चेंज कर दिया। इट विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर। बेटा ये बहुत बढ़िया चीज है ना। इसके अंदर हॉट वाटर में तो प्रोडक्ट आया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और स्टीम के अंदर इसने तो प्रोडक्ट ही चेंज करके मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और हाइड्रोजन तो रिलीज होगी। अब मैम इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन जो आप ये रीजन केमिकल रिएक्शन है। तो वाटर का जो आपने फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करने के कारण हाइड्रोजन जो मैग्नीशियम है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन था वो मैग्नीशियम से जाके अटैच हो गया, और हाइड्रोजन तो पहले भी फ्री हो रहा था, बट पूरी की पूरी हाइड्रोजन हट गई, कुछ इसके साथ बची नहीं हाइड्रोक्साइड। मतलब देर केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है वो अभी तुम बहुत इनिशियल हो, तुम्हें समझाना डिफिकल्ट रहेगा मेरे लिए, ठीक है। तो अभी तो तुम सिर्फ ये याद कर लो कि हॉट वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड बनता है और स्टीम के अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। ओके मैम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब देखो तुम सीरीज वाइज चल रहे थे। बेसिकली हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज हमने ऑल्दो बनाई नहीं है, हम धीरे धीरे रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ मूव कर रहे हैं कि सबसे वायलेंट रिएक्शन सोडियम ने दिया, पोटेशियम ने दिया, इन्होंने तो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुई उसको ही आग लगा दी थी,
ठीक है। उसके बाद कैल्शियम लेस वायलेंट था, उसने हाइड्रोजन गैस जो बनाई उसके बबल्स बनाए और उससे जाके खुद अटैच होके फ्लोट करने लग गया। मैग्नीशियम ने वो उसका रिएक्शन ठंडे पानी से हुआ ही नहीं था, रूम टेम्परेचर से भी नहीं हुआ था। फिर मैग्नीशियम के लिए हमने पानी गर्म किया। कैन यू सी, ये रिएक्टिविटी सीरीज बनती जा रही है हमारी, है ना। अब इसके नीचे जितने भी होंगे ऑब्वियसली एल्यूमिनियम होगा, आयरन होगा, ये तो भाई सारे स्टीम से ही रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये तो उसके भी नीचे आ रहे हैं ना, तो ये तो स्टीम से ही रिएक्ट करेंगे और स्टीम से रिएक्ट करने के बाद ये ऑक्साइड ही देंगे Al2O3 प्लस H2, और इधर वही आपको मिक्सचर मिलेगा Fe3O4 प्लस H2। बताइए क्या ये बात समझ में आती है सब बच्चों को? जो लिख रहे हैं वो लिख लो, लिखने के बाद मुझे बताना। यस मैम। हाँ आराम से। और बेटा थोड़ा सा आज लोग टाइम चेंज होने के कारण लेट हो गए, बट नेक्स्ट टाइम क्लास का टाइम मत भूला करो, है ना। क्लास का टाइम। मैम। हाँ जी मैम एक डाउट है। हाँ पूछो ना, बिल्कुल पूछो। Fe2O3 और Fe3O4 में डिफरेंस क्या होता है, मतलब उनके फॉर्मेशन में या फिर फेरस और फेरिक बेटा वेरिएबल वैलेंसी होती है, आयरन की वेरिएबल वैलेंसी होती है, तुम भूल गए हो शायद, ठीक है। +2 और +3। हाँ तो एक फेरस से बन रहा है तो FeO, और एक फेरिक से बन रहा है तो Fe2O3, और ये तो मिक्सचर है, मैं बार बार बता देती हूँ, दिस इज मिक्सचर, दिस इज नॉट अ स्टेबल कंपाउंड। ये FeO प्लस Fe2O3 का मिक्सचर है, ठीक है। ओके मैम। ओके चलो आगे का काम तो हमें पता ही है। लेड, गोल्ड, मर्करी, Au, Ag, ये तो भैया पानी, गर्म पानी में भी रख दो, स्टीम में भी रख दो, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है, नो रिएक्शन। लिखो जरा, नो रिएक्शन, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? मैम। हाँ जी मैम एल्यूमिनियम जो है वो मतलब भाई ये इसके साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स भी तो बनाएगी, AlOH होल थ्राइस प्लस H2। वापस से बोलना, एल्यूमिनियम ये वाटर से जब रिएक्ट करेगी तो ऑक्साइड्स भी तो बनाएगी, AlOH होल थ्राइस। क्या बनाएगी? AlOH होल थ्राइस। बेटा तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। मैंने आपको बताया शुरू के 2-3 मेटल्स वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, उसके बाद जितने भी नीचे के मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करते हैं। बेटा क्या कर रहे हो? सुनी क्या मेरी बात? हाँ अब सुनिए तो वो ऑक्साइड पहले इतने सही से नहीं थी, अब और सही से सुन। अच्छा ये देखो मेरे ऊपर ये रहा, ये देखो टॉप पे लिखा हुआ, मेटल प्लस वाटर गिव मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो शुरू में तुम देखते हुए चलो, ये पूरा ही हम रिवाइंड ही कर लेते हैं। शुरू में हमने सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, लेस वॉलेंट है, हाइड्रोजन गैस में फ्लोटेशन होएगा, मैग्नीशियम में फ्लोटेशन होगा बट गर्म पानी से रिएक्ट करेगा, और मैग्नीशियम फिर स्टीम से रिएक्ट करके ऑक्साइड दे रहा था। और अभी मैंने बोला तुम्हारे बोलने के 2 मिनट पहले कि नीचे वाले सारे क्या करेंगे? नीचे वाले सारे तो सिर्फ और सिर्फ क्या देंगे? ऑक्साइड्स ही देंगे, ऑक्साइड्स ही देंगे। सुनी मेरी बात? चलो एक चीज तुमको बताती हूँ, याद करने का तरीका है। ये देखो, ये जो एल्यूमिनियम है ना, जब आप जो खाना पैक करते हो एल्यूमिनियम फॉइल में करते हो, ठीक है। जो खाना आप एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करते हो वो गर्म तो होता है, बट आपको पता है वो इतना गर्म नहीं होता, उसके अंदर मॉइस्चर भी होता है, मतलब वाटरी पार्ट भी होता है। बट वो वाटर जो होता है, जो आपने खाना जिसको आप पैक कर रहे हो, चाहे आपके रोटी को पैक कर रहे हो या किसी वेजिटेबल को पैक कर रहे हो, ड्राई वेजिटेबल को,
वो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम वाले टेम्परेचर पे होता तो आपका फॉइल मिलके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर में होता है जो कि आपके फूड के न्यूट्रिएंट वैल्यू को चेंज कर देता, और हो सकता था आपका फूड अनफिट हो जाता खाने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? जब आप खाना पैक करते हो, दैट फूड इज नॉट at 100 degree Celsius because every food that we eat contains some amount of water molecule in it. कुछ ना कुछ उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो वाटर जब स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो ही एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है वो उसके अंदर खाना हम इतने टेम्परेचर पे रखते ही नहीं है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा ही नहीं। बनेगा नहीं तो हमारे खाने के न्यूट्रिएंट्स चेंज नहीं होंगे, वो बेस न्यूट्रिएंट से रिएक्ट करके, ये क्या है बेसिक इन नेचर होता है ना, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो ये बेस हमारे फूड से रिएक्ट करके कुछ ऐसा केमिकल नहीं बना देगा जो कि हमारे लिए हार्मफुल ना हो जाए। याद रख सकते हो ये चीज़, ठीक है। ये एक चीज़ बताई है कि एल्यूमिनियम फॉइल जब आप यूज़ करते हो तो वो अभी हमारे खाने को नुकसान क्यों नहीं देती है। आजकल बहुत लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं कि एल्यूमिनियम फॉइल नहीं यूज़ करनी चाहिए, ठीक है नहीं करनी चाहिए, इट्स ओके, बट इतने साल आपने यूज़ कर लिया तो क्या हार्म हुआ? नहीं हुआ ना। वो रीज़न ये है क्योंकि वो केमिकली उससे रिएक्ट ही नहीं करके उसने ऑक्साइड बनाया ही नहीं। ऑक्साइड बनाने के लिए पानी स्टीम होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी इन द क्लास? बताओ। यस यस मैम। चलिए आगे बढ़े। कुछ नया पढ़ोगे? नया, क्योंकि हमको नया तो पढ़ना ही है, प्लस हमको क्या करना है, क्वेश्चंस भी करने। चलिए क्वेश्चंस करने से पहले अभी 2-3 और चीज़ें पढ़ेंगे। मेटल्स विद एसिड, मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन हो सकता है, हमारी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हो जाए। मेटल्स विद एसिड, मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं? तो जनरल इक्वेशन क्या है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल क्या बनाते हैं, वो सॉल्ट बनाते हैं, दे विल फॉर्म सॉल्ट, ठीक है, प्लस रिलीज हाइड्रोजन गैस, प्लस रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा रिएक्शन। सोडियम को HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे और K को भी साथ साथ ही करा लो क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम रिएक्टिविटी होती है। तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन गया NaCl और KCl आपका सॉल्ट बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। इसके लिए ये रिएक्शन पता है आप कैसे देखेंगे, हम तुम्हें बताती हूँ, मैं पहले ही बता देती हूँ। ये मैंने 5 टेस्ट ट्यूब्स ली, ठीक है, जितनी बन जाएगी मैं वो ले लूँगी, उतनी ले लूँगी। इधर ध्यान से देखना, ये मैंने 4 टेस्ट ट्यूब ले ली। A, B, C, D आर द मेटल्स जो कि मैंने इन टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने डाइल्यूट HCl का सोल्यूशन रखा हुआ, डाइल्यूट HCl थी सबके अंदर, और फिर ऊपर से A टपकाया, B टपकाया, C टपकाया, D टपका दिया। समझ रहे हो क्या हो रहा है? तो रिजल्ट क्या था, ध्यान देंगे। रिजल्ट मैंने क्या देखा और उस रिजल्ट के बेसिस में तुमसे पहले क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बताने से पहले ही पूछ रही हूँ। चलो, तो मैंने क्या देखा, ये इसमें बबल फॉर्मेशन हुआ, ये इसमें बबल फॉर्मेशन हुआ, ये इसमें बबल फॉर्मेशन हुआ, और ये इसमें बबल फॉर्मेशन। तो क्या आप मुझे देख के बता सकते हो कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है? चैट विंडो, कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है? सिर्फ रिएक्शन को देख के, मैंने पढ़ाया ही नहीं और आंसर तुमसे पूछ भी लिया, ठीक है। अरे वाह, देखो कितनी मजे की बात है, सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। मेरे बताने से पहले आप लोगों को समझ में आ गया है कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा बबल फॉर्मेशन हुआ है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो मतलब अगर मैं इनको ऑर्डर में अरेंज करूं तो B सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे रिएक्टिव C, उससे कम रिएक्टिव C,
फिर उससे कम रिएक्टिव A एंड सबसे कम रिएक्टिव है D। ठीक है, तो हमको ये पता लग गया अगर हमें टेस्ट ट्यूब्स के अंदर 4 मेटल दे रखे हैं एंड दे आर अननोन टू अस, हमें नहीं पता कौन सा मेटल किसके अंदर रखा हुआ है, और हमें बोला कि ये चारों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाइल्यूट HCl रख दी थी और थोड़ा थोड़ा हमने मेटल को टपका दिया, मतलब छोटे छोटे पीसेस रख दिए। अब आप सिर्फ रिएक्शन को देख के बता दो कि कौन हाईली रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है। आदित्य बता पाओगे बेटा ये रिएक्शन? इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? Is this clear to everybody? So you can see that in सब के अंदर, very good बच्चे, इन सब के अंदर बबल फॉर्मेशन, हाइड्रोजन के बबल्स बनेंगे, तो आग वाग नहीं लगने वाली है। इनफैक्ट सोडियम और पोटेशियम में भी बबल फॉर्मेशन होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को समझ में भी इनफैक्ट आ ही रहा है। 2-3 और रिएक्शन करा लो, कैल्शियम को HCl के साथ रिएक्ट करा लो, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन फास्ट हो रहे थे। सोडियम और पोटेशियम का तो बहुत जल्दी बबल फॉर्मेशन हुआ, कैल्शियम का थोड़ा सा स्लो था, और मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम रैपिड होगा बट इतना रैपिड नहीं होगा कैल्शियम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये भी MgCl2 बना लेगा प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। ठीक है, एल्यूमिनियम की बात करें तो रिएक्शन अब थोड़ा सा स्लो डाउन होने लग गया है। ठीक है, लेस रैपिड, रैपिड, फास्ट, वेरी फास्ट, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे ये दोनों, ये। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें लिख लेना, आपके लिए बहुत याद रहेगी जब आप रिवाइज करोगे ना। खुद के बनाए हुए नोट्स का मुकाबला ही नहीं होता है। ठीक है, हाँ बढ़ो। ठीक है, सो एल्यूमिनियम स्लो रिएक्ट करेगा HCl से, और ये क्या बनाएगा AlCl3 प्लस H2। ठीक है, रिएक्शन इज लिटिल बिट स्लो, लिख रहे हैं आप लोग? ठीक है, जिंक इससे भी कम बबल्स देगा। ठीक है, मजे की बात क्या है, अभी तक हमें एल्यूमिनियम और जिंक में कंपैरिजन नहीं हो पा रहा था। याद करो, अभी तक मैं कंपेयर नहीं कर पा रही थी, बट अब मुझे क्या पता लग गया है, अब बबल फॉर्मेशन में देख सकती हूँ। जिंक में बबल फॉर्मेशन इससे भी कम होगा, तो मुझे पता लग गया जिंक एल्यूमिनियम से भी कम रिएक्टिव है। ठीक है, और नीचे जाऊंगी, आयरन उससे भी कम रिएक्टिव है, वो बना देगा FeCl3 प्लस H2। तो कुछ नहीं करा रही, और अब क्या करना है, तुम्हारे गोल्ड और सिल्वर को डाल दो भाई, कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन। एसिड के अंदर भी रिएक्शन नहीं दिया है, एसिड के अंदर भी इन्होंने रिएक्शन नहीं दिया है। ठीक है, एसिड के अंदर भी रिएक्शन कॉपर ने भी नहीं दिया है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, मर्करी कोई रिएक्ट नहीं करेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? देखो जरा, लिख रहे हो तो लिख लो। ठीक है, ये रिएक्शन में देखना आसान था क्योंकि बबल फॉर्मेशन हम देख सकते थे। ठीक है, चलिए लिख लिया है क्या? आगे बढ़ूं? यस मैम। चलिए, अब जो मैं चीज बताने जा रही हूँ वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लेट मी राइट, जिसकी हमारी केमिस्ट्री बनी है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन 5 stars from Board's point of view। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। ये जो नाइट्रिक एसिड से जब मेटल रिएक्ट करते हैं, मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ये जो नाइट्रिक एसिड होती है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान से सुनेंगे। तो जब कोई मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो नाइट्रिक एसिड बीइंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ये जो हाइड्रोजन रिलीज होती है ना हर रिएक्शन में, उसको ऑक्सीजन दे देती है और वो हाइड्रोजन गैस रिलीज ना होके वाटर बना लेती है। हाइड्रोजन गैस अब रिलीज ही नहीं हो पाएगी, क्या होगा, वाटर बन जाएगा, प्लस खुद किस में रिड्यूस हो जाएगी, खुद या तो NO या N2O या NO2 के अंदर रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, फिर से सुनो, HNO3 इट इज एन एसिड। अभी तक एसिड क्या कर रहे थे, अभी तक एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे थे, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहे थे। तो ये नाइट्रिक एसिड कैसी है, ये नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ट्राई टू रिमेंबर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता था। अरे आपके बिहाफ पे कोई टिकट लेके आ रहा था ना, वो कौन होता है, एजेंट ही तो होता है। सम टाइम हम जब बाहर अपने इंडिया के बाहर जाने का अभी तो हम सोच भी नहीं सकते हैं, बट जब हम प्लान करते हैं तो सम पीपल यूज एजेंट्स टू बुक टिकट्स फॉर ऑन देयर बिहाफ। क्यों? क्योंकि जो एजेंट्स होते हैं उनको रोज की डील्स पता होती है कि आज कितने की एयर फ्लाइट है, आज कितने की एयर फ्लाइट है। तो ये हम भी एक्सरसाइज करते हैं, बट जो लोगों के पास समय नहीं है दे हायर एन एजेंट और उसको बोलते हैं भैया हमारे बिहाफ पे टिकट खरीद दो। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। एजेंट टिकट वाला एजेंट आपको टिकट प्रोवाइड कर रहा था, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये ऑक्सीजन किसको दे देगा, जो अभी तक हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी ना, उसको दे दी ऑक्सीजन और वो बन गया पानी। अब आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज ही नहीं होगी, बबल फॉर्मेशन ही नहीं होगा ना। अभी तक आपको कैसे पता लग रहा था कि भैया कोई जो मेटल आपने एसिड में डाला है वो कितना वायलेंट है, बबल फॉर्मेशन से देख के बता रहे थे। अब तो बबल फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, तो हमको यही नहीं पता लगेगा कि अंदर मेटल है भी या नहीं। समझ रहे हो? तो नाइट्रिक एसिड को यूज करके हम नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे देता है और खुद रिड्यूस इनमें से, इन तीनों में से किसी एक में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जितना मैंने लिखा है उतना ही आपको लर्न करना है। क्या लिखेंगे, HNO3 बीइंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रो ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगी, वाटर, एंड इट इटसेल्फ रिड्यूसेस इनटू NO, N2O और NO2। बताओ, आता है समझ में? देखो आराम से जो मैं बोल रही हूं, लिख लेना। खुद किस में रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक, तो वाटर ऑक्सीडाइज्ड, सॉरी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज टू वाटर, ऑक्सीडाइज होके उसने क्या बना लिया, वाटर बना लिया। और नाइट्रिक एसिड जो HNO3 वो खुद किस में रिड्यूस हो गई, NO या फिर N2O या फिर NO2 में से कोई भी तीनों में से एक बना लेगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है। हाँ, वो इसके अंदर बस आपको एग्जांपल बता दो। क्या एग्जांपल? जो एक्सेप्शन है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो आगे जो ये रिएक्शन शो करेगा दैट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, HNO3 के साथ जो एक्सेप्शन है वो देखो। एक्सेप्शन क्या है, कौन रिएक्ट करते हैं, याद करने हैं, फिर से स्टार लगा लेना। ठीक है, मैंगनीज और मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम। Mn stand for manganese। ठीक है, मैग्नीज और मैग्नीशियम। ठीक है, ये दोनों एक्सेप्शन है, ये याद कर लेना, मैंगनीज और मैग्नीशियम। चलो इनका रिएक्शन देखो, ये मतलब पानी रिलीज, वाटर हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। Mg जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो MgNO3 होल ट्वाइस सॉल्ट बनाएगा आपका, प्लस हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। सिमिलरली Mn HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, MnNO3 होल ट्वाइस बना लेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको।
जो कि रिएक्शन देते हैं और दूसरे मेटल रिएक्शन नहीं देंगे। और ऑफ कोर्स सॉल्ट नहीं बनेगा क्योंकि खुद वो रिड्यूस हो गया था NO या N2O या NO2 के अंदर, ठीक है। वो सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सॉल्ट फॉर्मेशन किस में होगा? सिर्फ इन दोनों में होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। जो भी अभी आखिर के 5 मिनट में हुआ है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आता है समझ में? फिर से रिकॉल कर लें क्या? फिर से देखें तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये ऊपर जाते हैं, ये देखो हमने क्या देखा था कि HNO3 के बारे में मैंने क्या बताया? ये नाइट्रिक एसिड होती है। ये क्या होती है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। तो ये ऑक्सीजन किसको दे रहा है? ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे देता है, ठीक है। तो जो आपकी हम अभी तक हाइड्रोजन रिलीज हो रही थी हर एक एसिड के अंदर, तो अब हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल जाती है, वो पानी बन जाता है और खुद किस में रिड्यूस हो जाएगी? खुद NO2 के अंदर या NO के अंदर या फिर N2O के अंदर, ठीक है। इसमें फिर हमने एक्सेप्शन क्या देखा? मैंगनीज और मैग्नीशियम दो ऐसे मेटल्स होते हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को दे देते हैं। बताओ अब आता है क्या समझ में? यस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट अब आता है हमारा एक्वा रीजिया। व्हाट इज एक्वा रीजिया? एक्वा का मतलब ही क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग अगर आप कभी उठा के देखोगे, एक्वा इज वाटर, एक्वेरियम, ठीक है। एक्वेरियम वाटर, ये टर्म कहाँ से आई है? एक्वा, एक्वा स्टैंड फॉर वाटर। तो ये किसका बोलते? तो एक्वा रीजिया एक्वा वाटर को बोलते हैं, बट बेसिकली इट इज अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, ठीक है। इन दोनों एसिड्स को लेते हैं 3:1 के रेशो में। ये रेशो भी याद करेंगे, 3:1 के रेशो में इस एक्वा रीजिया पानी को हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। नाउ दिस इज यूज फॉर योर प्लैटिनम और गोल्ड। प्लैटिनम और गोल्ड इसके अंदर जब आप इस सोल्यूशन के अंदर डालते हो एक्वा रीजिया के अंदर, रिएक्शन नहीं है, कुछ भी आपको याद भी नहीं करना है। फ्यूमेशन, फ्यूम फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। फ्यूमिगेशन का मतलब समझते हो? धुआं निकलेगा, आपका गोल्ड पिघलने लग जाएगा। फ्यूमिगेशन, फ्यूम्स विल बी फॉर्म्ड। हाईली कोरोसिव होता है ये रिएक्शन, ठीक है, लिखते हुए चलना। फ्यूमिगेशन एंड हाईली कोरोसिव रिएक्शन, हाईली कोरोसिव। तो गलती से भी किसी बच्चे को अगर ये मिल जाए तो अपने हाथ पे टेस्ट मत कर लेना, ठीक है, जला देगा आपका हाथ। हाईली कोरोसिव इन नेचर। गोल्ड अभी तक किसी से नहीं पिघला था। डिड यू रिमेंबर HCl कितनी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, उससे भी गोल्ड नहीं पिघला था। बट ये जब हमने कॉम्बिनेशन लिया HCl और HNO3 का, तो हमारा गोल्ड और प्लैटिनम फाइनली अब ये रिएक्ट करने लग गए हैं, पिघलने लग गए। मतलब गोल्ड अब अपना ऊपर का लेयर धीरे धीरे हटने लग जाएगी। क्या क्या होगा इसके अंदर? ये जो रिएक्शन होता है ये हाईली कोरोसिव होता है, प्लस फ्यूम्स फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। फ्यूम्स मतलब धुआं निकलेगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? ये नाम याद रखना है। नाम के साथ, सॉरी मैं क्रॉस नहीं लगाना चाह रही थी, ये नाम याद रखेंगे। एंड प्लस ये इसमें कौन कौन सी दो एसिड है 1 मार्क्स में पूछा जाता है, और किस रेशो में होती है, और किस रेशो में होती है, बताओ। यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी चीजें याद रखना। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज क्या होता है? ठीक है, सबको आती है, फिर भी हम बात कर रहे हैं। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in a vertical line in such a way that when we move top to bottom in a line, reactivity decreases. मतलब
टॉप पे आपका हाईली रिएक्टिव मेटल रखते हैं, हाईली रिएक्टिव, और हम जैसे जैसे इस सीरीज में नीचे मूव करते जाते हैं तो हमें लीस्ट रिएक्टिव मेटल मिल जाता है। ठीक है, ये अरेंजमेंट हमने क्यों करना चाहा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा ऐसी थ्योरी कुछ नहीं बोल रही हूँ। जब हमने ये एल्यूमिनियम और जिंक और आयरन को रिएक्ट कराया था एसिड से, तो हमको क्या मिल रहे थे, बबल्स मिल रहे थे। अब ये डिफिकल्ट नहीं होगा बबल्स, अगर 19-20 का ही फर्क है, एक के अंदर 20 बबल बन रहे हैं, एक के अंदर 30, क्या तुम बबल्स गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो अभी तक जो हमने रिएक्शंस कराए, जैसे शुरू में मैंने मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया था, तो मुझे पता ही नहीं पड़ पाया था कि ये आयरन और जिंक और ये सब कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। फिर मैंने पानी के साथ रिएक्ट कराया तो मुझे ये पता लगा कि भैया आयरन और एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराने के लिए गर्म पानी चाहिए, बट फिर भी ये नहीं पता लगा था कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर तुमने एसिड के साथ रिएक्ट करा लिया तो तुमको इतना सा पता है कि एक में कम है, एक में ज़्यादा है, बट किस में कम ज़्यादा हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो फाइनली अब मुझे कुछ ऐसा मेथड चाहिए था कि जिसके अंदर मुझे एग्जैक्ट पता लग जाए कि कौन मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव है और किससे कम। तो उसके लिए मैंने बनाई एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, और इसके अंदर मैंने ये अपने मेटल्स को अरेंज किया किस ऑर्डर में, क ना, ये दोनों की बराबर होती है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। क ना का, मांगे, ऑल, जिंक, फिर, पब, ही, क्यों, HG, AG, AU, सब याद कर लेना, इनफैक्ट याद ही है मेरे सारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज, कनाका, मांगे, ऑल, जिंक, फिर, पब, ही, क्यों, HG, AG, AU। याद क्या रखेंगे बच्चे लोग? याद आपको ये रखना है कि हाइड्रोजन से जो ऊपर हैं, हाइड्रोजन से जो ऊपर हैं वो सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, वो सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तुम याद करो, मैंने Cu को HCl से रिएक्ट कराया था। क्या इस रिएक्टिविटी सीरीज में देख के कोई बच्चा मुझे बता सकता है व्हाट विल बी द रिएक्शन? चैट विंडो, चैट विंडो, चैट विंडो पे जल्दी से रिप्लाई करो, व्हाट विल बी द रिएक्शन, जल्दी से। यस, अरे आंसर करो फटाफट, देखें कौन बताता है मुझे सही जवाब। किसी को भी नहीं आता है? आता तो तुम बता ही देते। वेदांत ने बताया है मुझे, पता नहीं उसका भी सही है या गलत। अदर नोबडी इज पार्टिसिपेटिंग। यस अन्ना भाटिया, घर पे जाके तो बिल्कुल ही गायब हो जाते वो, तो इट्स बेटर टू स्टडी, टू कम ओवर हियर एंड स्टडी। हाँ जी मोहित, अनन्या जैन है क्या क्लास में? बहुत, मतलब आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो। अभिनव, यस, परिधि, पार्थ, हाँ करो ना, ट्राई करने के थोड़ा पिटाई थोड़ा कर रही तुम्हारी। बोल, चलो तो देखते हैं, तुम्हारे सामने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है। कॉपर क्या है? हाइड्रोजन से नीचे, तो वो क्या है? लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। अगर जो लेस रिएक्टिव होता है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस होना कर पाएगा, तो रिएक्शन ही कैसे होगा? ठीक है, कॉपर इज नीचे हाइड्रोजन के। मैंने लिखा भी था Cu, Hg, Ag को HCl में डाल दो, कुछ नहीं होगा, वही तो करवाया है, कुछ नया तो ना करा। यही सीखना है, यही सीखना है। अब देखो, चलो फिर भी मैं आई एम ट्राइंग कि इस बार मुझे आंसर करेंगे। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज लिख लिए क्या? लिखो नहीं तो। इज इट डन? रिएक्टिविटी सीरीज? यस मैम। ठीक है, बहुत, देखो कितनी सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पार्टिसिपेट करो बच्चों, आंसर दो, मजा तुमको आएगा। इनफैक्ट आई विल एंजॉय लाइक एनीथिंग जब आप बीइंग अ टीचर और उनके स्टूडेंट्स जब उनको आंसर करते हैं, टीचर के लिए उससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं होती है। ठीक है, तो देखो ज़रा, हमने आपको दो रिएक्शन करा रही हूँ मैं। ये
इसमें से बताना कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा नहीं होगा। ये तो मैंने लिया आयरन नेल, ये मैंने आयरन नेल लिया और इस आयरन नेल को मैंने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में रख दिया। दिस इज माय आयरन नेल और ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। एक मैंने उल्टा रिएक्शन कराया, मैंने सोल्यूशन लिया FeSO4 का, जिसके अंदर मैंने कॉपर की एक वायर डाल दी, कॉपर की वायर Cu। नाउ माय क्वेश्चन इज which reaction will take place? Which reaction will take place? बोलो जरा। कनाका न मांगे ऑल जिंक, फिर पब ही क्यों, फिर पब ही क्यों। ध्यान दीजिए, फिर इज योर आयरन जो कि कॉपर के ऊपर है, कॉपर के ऊपर मतलब उससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये तो भैया रिएक्शन ही नहीं होगा। लिखें क्या, क ना का मांगे ऑल जिंक, फिर पब ही क्यों। ठीक है, हमारा काम हो गया ना। आयरन और कॉपर, ये देखो जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो फटाफट आयन फॉर्मेशन करेगा, वो फटाफट क्या करेगा, इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ देगा। तो क्या मिलेगा आपको, जो ये ब्लू इनिशियली इसका कलर था ब्लू, जो कि फेड होके सोल्यूशन का कलर हो जाएगा ग्रीन, यू नो दैट। नहीं है तो याद कर लो। और कॉपर जाके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा एंड इट विल गिव रेडिश ब्राउन कलर। कलर याद करेंगे, रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, देखो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ने का फायदा ये होता है कि हमें दो मेटल्स अगर हमें दे रखे हैं और उनमें जो रिएक्टिव होगा वो तो डिस्प्लेस कर देगा, और अगर कम रिएक्टिव को अगर हम हाईली रिएक्टिव सॉल्ट से करेंगे तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो हमको रिएक्टिविटी सीरीज देख के फटाफट पता लग जाता है कौन सा मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो देखो मैंने अभी क्या बोला, अगर एंड की बात की खिचड़ी पक गई तो जस्ट सी इट अगेन। देखो ज़रा, मैंने बोला मेरे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड और मेरे पास जिंक है। मैंने पूछा रिएक्शन कराओ, मज़े से। हमें पता है कि भैया केमिस्ट्री में अगर रिएक्शन दिया है तो होगा। अरे किसने बोला होगा, अरे देखो ना इधर, एल्यूमिनियम और जिंक में कौन ज़्यादा रिएक्टिव, एल्यूमिनियम। तो ये तो पहले ही बहुत स्टेबल होके बैठा है। ठीक है, ये जिंक इससे कम रिएक्टिव है, तो ये तो बॉन्ड ही नहीं तोड़ पाएगा, तो नो रिएक्शन आंसर है। तो ये तुमको कैसे पता लगा, अभी तक इतनी क्लैरिटी थी क्या? ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, पानी में रिएक्ट कराया, एसिड में रिएक्ट कराया, किसी से इतनी क्लैरिटी नहीं मिली जितनी क्लैरिटी ये रिएक्टिविटी सीरीज से मिल गई। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको क्या करना है, एक मेटल लेना है, दूसरे सॉल्ट से रिएक्ट करा दो। अगर रिएक्शन हो गया तो इसका मतलब वो उसके ऊपर लाया करता है, रिएक्शन नहीं हुआ तो वो उसके नीचे लाया करता है। सिंपल सी बात। तो हाइड्रोजन, अगर हम बात करें, हाइड्रोजन के नीचे हमको कॉपर भी मिलता है, Hg, Ag, Au मिलता है। तो ये सारे हाइड्रोजन HCl, H2SO4 से ये कोई भी रिएक्ट नहीं करेंगे। याद करो, ये कोई भी रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये सब लीस्ट रिएक्टिव है, और इसके ऊपर वाले सब डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को। बताओ, क्लियर है क्या ये टॉपिक? यस मैम। बढ़िया तरीके से सबको समझ में आता है क्या? यस मैम। चलो, क्वेश्चन फॉर यू। every single student in the class will participate. क्वेश्चन ये है, Zn plus CuSO4 give, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको Zn का नेचर प्रेडिक्ट करना है, कैसा है, मोर रिएक्टिव, आपको ABCD चॉइस, मोर रिएक्टिव देन Cu, ठीक है, और ये एक और है MgSO4। नाउ दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन।
नो रिएक्शन। मोर रिएक्टिव देन Cu, मोर रिएक्टिव देन Mg। फिर है लेस रिएक्टिव देन Cu और लेस रिएक्टिव देन Mg। मोर देन वन चॉइस है, ठीक है, एक से ज़्यादा चॉइस करेक्ट है। तो क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने। जिंक को मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्ट कराया, रिएक्शन ही नहीं हुआ। जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया, जिंक सल्फेट बना और कॉपर बना। चैट विंडो, चैट विंडो 1 and 4, 1 and 4 कितने लोगों ने आंसर कर दिया 1 and 4? हाँ जी, अर्णव भाटिया आंसर करना है या नहीं आज की क्लास में? A, B। Yes, only 4 people has participated in this question. मैंने कर तो दिया। कहाँ तुम्हारा आया ही नहीं? हाँ आ गया, सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ जी, अर्णव अग्रवाल, क्लास में बच्चे 14-15 बच्चे फिलहाल हैं क्लास में, ठीक है। मान लिया आज की क्लास में बच्चे एब्सेंट भी हैं, बट स्टिल इनफैक्ट 17-18 पीपल स्टूडेंट आर देयर। तो देखते हैं, सब लोगों को देना था, पार्थ आपको भी देना था। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज लिख लो ना। और रिएक्टिविटी सीरीज लिखने की क्या जरूरत है भैया? मैग्नीशियम के साथ जिंक डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या? मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक इज हमें क्या बताना है? जिंक का नेचर बताना था। जिंक इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, और जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। तो 1 and 4 वर द करेक्ट आंसर, ठीक है। यश ने मेरे ख्याल से सबसे पहले दिया था, वेरी गुड यश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल अकर? कौन सा रिएक्शन इसमें से होगा? 2Na plus CuCl2 give 2NaCl plus Cu plus NaCl, मतलब कौन कौन से करेक्ट हैं? एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। Na plus CuCl2 नो रिएक्शन, 1, 2, 3 and 4. Cu plus NaCl will give you CuCl2 plus 2Na। चैट विंडो पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल अकर? कौन सा रिएक्शन सही है? मैं तो ये पूछ रही हूँ आपसे, होगा कौन कौन से रिएक्शन सही है? चैट विंडो पे आए जरा देखने। अन्ना बेटा एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकता है, अगर आप सोचना चाहो इस डायरेक्शन में तो यू कैन थिंक। अर्णव भाटिया, ठीक है। अरे वाह, आज तो यश और वेदांत बिल्कुल फॉर्म में है। सो यस 1 and 2 बोथ आर करेक्ट कि NaCl ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है तो रिएक्शन ही नहीं होगा। दोनों ही तो करेक्ट है, दोनों ही तो करेक्ट है। आ रही है बात समझ में? आदित्य, अनन्या बेटा, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है आज। नेक्स्ट क्लास में हम नॉन मेटल लेंगे। मैं आपसे टेस्ट शीट डिस्कस करूँ, मतलब शीट आपको दे दूंगी। एंड प्लीज रिवाइज द लेक्चर थॉरली मेनी टाइम्स, जितनी बार कर सकते हो। NCERT करो, बार बार करते रहो, ठीक है। प्लीज रिवाइज। कल की क्लास 2:10 पे लेंगे, मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, ठीक है। थेल्स थ्योरम फर्स्ट एक्सरसाइज जो सबमिट करेगा वही कल की क्लास अटेंड करेगा। होमवर्क क्या है? अटेंड फर्स्ट एक्सरसाइज, सॉल्व एंड अनसॉल्व। अभी तक मुझे किसी बच्चे ने सबमिट नहीं करी है, तो आई वोंट अलाउड, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं ट्रायंगल्स पढ़ा रही हूँ, उसके अंदर अगर तुम ऐसे मजे करोगे तो आई वोंट अलाउड यू इन द क्लास। हाँ जी, अन्ना कुछ बोलना है बेटा? चलिए, सो नाउ यू कैन लीव द मीटिंग एवरीवन। थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू। ओके। हाँ, एक मिनट, तुम आगरा